क्लास 10 सीबीएसई के धुरंधरों, ये तो आपको पता है कि कोर्स रिड्यूस हुआ है पिछले 3 सालों से। अब ये रिड्यूस्ड कोर्स ही पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग सब पढ़ें, ये न देखें कि कोर्स में क्या कम हो गया है, क्या बचा हुआ है, सब पढ़ लें ताकि नॉलेज हो जाए हर चीज़ की। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा ये तय किया था, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि पहले क्या था, जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें सारे एक्सरसाइज थे, जो रिड्यूज हो गए थे वो भी थे। लेकिन अब जो नई बुक आ रही है वो रिड्यूस्ड पोर्शन निकाल कर आ रही है। और अब जब आप नई बुक खरीदेंगे तो वो जो रिड्यूस्ड पोर्शन था, पहले क्या था कि वो पोर्शन रहता था, लेकिन बस ये पता था कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना, लेकिन बुक में रहता था। तो अब जब बुक में ही नहीं रहेगा वो, अगर आप कोई पुरानी बुक परचेज करते हैं तब तो मिलेगा, लेकिन जो नया एडिशन आ रहा है इतने सालों के बाद, इतने सालों तक, कई डिकेड से ये बुक चल रही है, लेकिन कभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। ये जो कोर्स रिड्यूज हुए हैं ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। पुराना सिलेबस ही बहुत कम था और अब और कम कर दिया गया है। बहुत सी जानकारियां अब आपको नहीं हो पाएंगी, बस आपके पोर्शन में ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं, 9, 10, 11, 12 सब में कम कर दिया गया है। तो इससे आपकी नॉलेज इफेक्ट होगी। इससे आप जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जो 3rd चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, उसको 30% में रिड्यूस कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब उसकी जो ज़रूरत है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ती है। हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कहते हैं देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग सीखे होंगे 10th में। अब हम लोग क्या कहेंगे? नहीं कुछ कह पाएंगे। तो ये जो सिलेबस कम हुआ है ये कोई खुशी की बात नहीं है। भले अब आपको कम तैयार करके जाना होगा, लेकिन जब पूरा सिलेबस था तब भी बच्चे 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 100 मार्क्स पाते थे। आप भी पाते, उतना पूरा सिलेबस होता तब भी पाते। ये पता नहीं कौन समझदार व्यक्ति बैठा हुआ है जो कोर्स को कम किए जा रहा है। खैर जो भी हो, अब जितना कम हुआ है वही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब जो आप बुक लेकर आएंगे उसमें वो पोर्शन रहेगा ही नहीं। तो अगर हम आपको पढ़ाएं भी तो आप बुक से मैच करेंगे, तो हम जिसको कहेंगे 1.3 चलो पढ़ा जाए, और आप अपनी बुक में देखेंगे 1.3 रहेगा ही नहीं। जो पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाए पूरा पढ़ा दिए, लेकिन वो पूरा पढ़ लीजिए। अगर उसमें 2-3 एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उससे आपके नॉलेज पर पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि जो नई बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में अब ये हो चुका है एक्सरसाइज 1.1। देखिए कौन सा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जबकि हम लोग जब पढ़े थे तो पहला एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड वाला था, और अब ये आ गया है 1.1। मतलब नई बुक में ऐसा नहीं है कि सब कुछ है और बस ये बता देना है कि ये मत पढ़ो ये पढ़ो, बल्कि 1.1 निकाल कर 1.2 को 1.1 बना दिया गया है। तो अब आप इतना मैनेज कर लीजिएगा। पहला चैप्टर पूरा वीडियो बन गया है, आप तक पहुंच गया है। आप 1.1 उसका मत पढ़िएगा और 1.2 को 1.1 समझ के पढ़ लीजिएगा, या पूरा भी पढ़ लेंगे तो उससे जो है ऐसा नहीं है कि आप
को जो है नॉलेज कम होगा, ज़्यादा ही होगा। ये 1.1 नोटिस कर लीजिए इस बात को कि ये 1.1 अब आपका जो वीडियो में 1.2 है वो अब 1.1 बन गया है। तो 1.2 पढ़ना है और उसके बाद ये देखिए, ये जो 1.3 शायद आपने पढ़ा था वो 1.2 बन चुका है, जिसमें ये इरेशनल हम लोग प्रूव करते थे। अब सिर्फ यही पढ़ना है, पहले चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है। यानी जो आप 1.1 पढ़े थे उसको 1.2 पढ़े थे उसको 1.1 समझ के पढ़ना है। तो यानी जो पिछला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें 1.2 पढ़ लीजिएगा और 1.3, उसके आगे पीछे का सब छोड़ देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था उसमें, आप लोग पढ़े, आपको मज़ा भी आया होगा, लेकिन पूरा पढ़ लीजिए, अच्छा है। आगे से जो भी पढ़ाई होगी वो रिड्यूस सिलेबस की होगी, क्योंकि बुक ही चेंज हो गया। अगर बुक वही पुराना होता, सारे एक्सरसाइज होते, तो हम सब पढ़ाते और आपसे कहते कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, मेन प्रिपरेशन 2-3 महीने अब एग्ज़ाम के बचे हैं, तो रिड्यूस्ड पोर्शन मत देखिए और केवल जो है आप उन्हीं को पढ़िए जो आपके सिलेबस में हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बुक जो आप परचेज करके लाएंगे मार्केट से उसमें वो सब एक्सरसाइज रहेगा ही नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अब हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। यानी पहले वाले चैप्टर में भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज और दूसरे वाले चैप्टर में भी सिर्फ 2 एक्सरसाइज ही हम लोगों को पढ़नी है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। अब 2 एक्सरसाइज ही आपके सिलेबस में हैं। तो जो अब चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ये देखिए, ये एक्सरसाइज 2.1 है, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, और दूसरे चैप्टर में ये एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, बस आंख से देखना है और आंसर बता देना है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है 2.2, उसके बाद लेकिन ये जो है पुरानी बुक में भी 2.1 है और पुरानी बुक में भी 2.2 है। बस इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर समरी है, यानी यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो गया है। तो अगर पुरानी बुक भी है और नई बुक भी है तो उसमें हमको 2.1 और 2.2 ही पढ़ना है, क्योंकि 2.2 के बाद की चीज़ें निकली हैं और जो पहली एक्सरसाइज है उसमें 1.1 ही निकल गया है। तो जिसको आप ये समझ के पढ़ रहे थे कि 1.1 है वो एक्चुअल में अब निकल चुका है, तो जो 1.2 है उसको 1.1 समझना है। ठीक, इतना मैनेज कर लेंगे। आपके पास पुरानी बुक होगी, दोबारा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो उसी में मार्क कर लें कि ये हमको पढ़ना है और ये छोड़ देना है। इसकी एक अलग से वीडियो बना के भी डाल देंगे कि अगर पुरानी बुक है तो ये कट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर अब बहुत कम बचा है, उसी तरह से दूसरा भी बहुत कम बचा है। तो दूसरे में हम लोगों को शुरू करना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल शुरू करते हैं, और पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली का मतलब तो बहुत सारे होते हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे, लेकिन कभी कभी जो डेफिनीशन होता है वो नाम से मैच करता है, लेकिन कभी कभी डेफिनीशन नाम से मैच नहीं करता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर अभी आप सुनेंगे, और फर्स्ट ईयर नाइन्थ में भी ये चैप्टर है,
पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको 9th क्लास में भी दी गई हैं। तो पॉलिनॉमियल हेडिंग डालते हैं। पॉलिनॉमियल, इससे पहले आप जाने कि क्या होता है, आपको जानना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा टर्म हुज वैल्यू इज फिक्स। जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंजेबल ना हो, बदलने वाली ना हो। जैसे आप 2 लिखते हैं तो 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक कांस्टेंट है। -7 भी एक कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। और पाई भी एक कांस्टेंट है। और स्मॉल जी जो आप पढ़ते हैं, स्मॉल जी जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, वो भी एक कांस्टेंट है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो कांस्टेंट हैं ये अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं, ABC, ये सब, और कुछ लैम्डा और म्यू टाइप के कांस्टेंट होते हैं, के कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट, इन्हें हम कांस्टेंट के टर्म में यूज करते हैं। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट 2 - 7 पाई और जी, ये 2 अलग अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं। ये जो ABCD लैम्डा म्यू के ये कांस्टेंट होते हैं, वो उनकी वैल्यू जो होती है वो क्वेश्चन में नहीं बदलती है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बदलती है, क्वेश्चन बदलने पर बदल जाती है। लेकिन 2 - 7 पाई जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्वेश्चन बदलने पर भी नहीं बदलती है। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऐड करने पर वो नंबर लाइन पे 2 स्टेप आगे चला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किसी नंबर में 2 ऐड करने पर वो नंबर लाइन पर 2 स्टेप आगे चला जाएगा। तो क्वेश्चन बदलने पर भी इनकी वैल्यू नहीं बदलती है। और ये जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ये क्वेश्चन में कांस्टेंट होते हैं। उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन बदलेगा तब ये बदल जाएंगे। इन्हें हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। हालांकि यहाँ पर 10th वाले बच्चों को ये नहीं बताया जाता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, नाम सुनने में क्या दिक्कत है। इन्हें आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। और इन्हें हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। बात को समझे, कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो कांस्टेंट होते हैं कि हर क्वेश्चन में उनकी वैल्यू फिक्स होती है, उतनी ही रहती है, क्वेश्चन बदल भी जाए तो वो नहीं बदलते। और एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, इन्हें एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी नंबर आप जानते हैं, पाई जानते हैं, जब आप इंटर लेवल पे जाएंगे तो एक कैपिटल जी होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब, और स्मॉल जी, ये सब होते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दिमाग में बैठा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और कुछ होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। थोड़ा सा शोर आएगा, बारिश हो रही है तो इग्नोर इट। और कुछ होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट वो होते हैं कि क्वेश्चन अगर है तो उसमें उनकी वैल्यू फिक्स होगी, बार बार चेंज नहीं होगी।
लेकिन क्वेश्चन बदलने पर चेंज हो जाएगी। ठीक, आसान है, समझ गए इसको। तो ये कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी प्लस एबल। ये दो वर्ड से मिलकर बना है वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब होता है जो चेंज हो सके, यानी ये चेंजेबल। और एबल का मतलब आप जानते हैं योग्य, उस एबल हो। तो ऐसा टर्म जो वेरिएबल, वेरी के एबल हो, यानी चेंजेबल हो, क्वेश्चन में ही उसकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलने वाली हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन वो आगे के क्लासेज में आप जानेंगे। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट के कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, यू वी टी, इन्हें एस, जो लास्ट के कुछ अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश, लास्ट के कुछ लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो वेरिएबल होते हैं। उनकी वैल्यू उसी क्वेश्चन में, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। वो कई वैल्यू रख सकते हैं। दे कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही उनकी वैल्यू चेंजेबल होती है, बदलने वाली होती है। उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। तो बात को समझे, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग के लेटर हैं ए बी सी डी ई एफ, और कुछ ग्रीक लेटर के सिंबल्स हैं लैम्डा, म्यू, ये होते हैं कांस्टेंट। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट के लेटर होते हैं, उनको मैथ्स वेरिएबल के रूप में यूज करती है, यानी क्वेश्चन में ही दे कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। तो एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अगर हमने लिखा 7x, तो ये टर्म एक वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म है। लेकिन हमने लिखा 7, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर हम लिखेंगे 7a, तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि a को भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो शुरू के लेटर्स हैं, वो भी एज अ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। ये ऐसा कांस्टेंट है जो क्वेश्चन बदलने पर भी नहीं बदलेगा। ये ऐसा कांस्टेंट है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं बदलेगा, क्वेश्चन बदलने पर बदल सकता है। जब तक वो क्वेश्चन है तब तक ये नहीं बदलेगा। तो इस तरह से दो तरह के होते हैं कांस्टेंट। तो 7 अगर है तो आप उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। और 7a है तो उसको भी आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो अब आते हैं पॉलिनॉमियल पे। जब आपको इतना बता दिए तो अब आपको बताते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होती है। पॉलिनॉमियल होती है, डेफिनीशन ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? वन और मोर देन वन टर्म्स, वन और मोर देन वन टर्म्स। पॉली जैसा कि नाम में है, पॉली इंडिकेट करता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन पॉलिनॉमियल के डेफिनीशन में ऐसा नहीं है। वन और मोर देन वन टर्म, एक टर्म भी होगा तो भी वो पॉलिनॉमियल कहला सकता है। वन और मोर देन वन टर्म्स इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जहाँ जहाँ आप वेरिएबल को देख रहे हों, एक्स वाई जेड यू वी एस टी, अब इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश के लास्ट के जो अल्फ़ाबेट हैं, जो वेरिएबल हैं, वो जहाँ भी हों, ईच टर्म, इन ईच टर्म, हर एक टर्म में इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर, जो पावर है
वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की, वेरिएबल की जो पावर है वो होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। अब देखिए ये नॉन निगेटिव इंटीजर में कौन कौन आएगा, जीरो भी आएगा, यानी पावर जीरो हो सकती है वेरिएबल की, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐसा एक या एक से अधिक, वन और मोर देन वन टर्म्स, कि हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होनी चाहिए एक नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर आप लिख देते हैं सिर्फ 2 तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर आपने लिखा 2x तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। 2 क्यों पॉलिनॉमियल है? क्योंकि अगर 2 के साथ x नहीं है, कोई वेरिएबल ना हो, तो सपोज कर लीजिए x है, y भी सपोज कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 है तो 2 x पे पावर 0 है। अगर यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है तो यानी कि वेरिएबल है, बस उस पे पावर जो है वो 0 है। तो अगर पावर 0 है तो 0 क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। और पॉलिनॉमियल की डेफिनीशन क्या है? पॉलिनॉमियल की डेफिनीशन है कि उसमें वन टर्म भी रह सकते हैं, लेकिन बस जो वेरिएबल की पावर है वो होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इसमें है ना, इसमें है x पे पावर क्या है? 0, इसलिए ये इंटीजर, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। अगर आपने 2x लिख दिया, एक टर्म है लेकिन वेरिएबल पे पावर कितनी है? वेरिएबल पे पावर है 1। x लिखने का मतलब है कि x पे पावर 1, और 1 क्या होता है? 1 एक नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। इसका मतलब है कि 2x भी एक पॉलिनॉमियल है। आपने लिखा 2x पे पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस √8, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? अगर आपको पता लगाना है कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो बस आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर यहां पर चेक कीजिए। x पे पावर कितना है? 4, और 4 क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ x पे पावर क्या है? 2 क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ x पे पावर क्या है? 1, और 1 क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। और √8 बस लिखा है, तो यानी कि इसके साथ है x पे पावर 0, और 0 क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल है। तो आप यहाँ पर पॉज करके पॉलिनॉमियल की डेफिनीशन को नोट कर सकते हैं, और फिर होल नंबर या नॉन निगेटिव इंटीजर को नोट कर लीजिए, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो नोट कर लीजिए और लिख दीजिए दे आर पॉलिनॉमियल। कौन पॉलिनॉमियल नहीं है? अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए लिखा हुआ है 2√x, या लिखा हुआ है x माइनस 1/x, तो क्या ये पॉलिनॉमियल हैं? जो वेरिएबल की पावर है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर नंबर पे पावर 1/2 है या वेरिएबल पे,
तो उसे लिखने का एक स्टाइल है रूट एक्स। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर इस वेरिएबल पे पावर 1/2 है, 1/2 इंटीजर होता है? नहीं, इंटीजर भी होना चाहिए और नॉन निगेटिव होना चाहिए। यहां तो इंटीजर है ही नहीं, 1/2 है, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब अगर कोई पॉलिनॉमियल नहीं है तो आप उसमें अपने तरफ से कुछ ऐड करने हैं। जैसे आप कहें ये लो x पे पावर 4, ये लो -3x³, ये लो 2x²। चलो इतना इतना तुमको दे दिए। किसको दे दिए? 2√x को। अब ये पॉलिनॉमियल हो गया? नहीं। भले यहां पर पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर, यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन अगर पूरे एक्सप्रेशन के किसी भी एक टर्म में भी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो गई तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। हर टर्म में देखना होगा कि x की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ x की पावर है 1 और 1 होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। जब x डिनोमिनेटर के टर्म में रहेगा तब हमको पॉलिनॉमियल की चेकिंग नहीं करनी है। पॉलिनॉमियल की चेकिंग करते समय ये ज़रूरी है कि आप वेरिएबल को न्यूमरेटर के टर्म में रखें। तो जब आप इस x को 1/x को x पे पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि x को अगर आप ऊपर ट्रांसफर करते हैं 1/x को लिख सकते हैं x पे पावर -1। तो इस x पे पावर है 1 नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन इस x पे पावर क्या है? -1, एक निगेटिव इंटीजर। इसके होने के कारण ये पॉलिनॉमियल नहीं। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि x√2 पॉलिनॉमियल है कि नहीं, वो रूट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनिए, जो पावर है वो कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, पावर देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल पे पावर यहाँ 1 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि 1 होता है नॉन निगेटिव इंटीजर। तो आपको काफ़ी डिस्कस करके हमने बता दिया पॉलिनॉमियल का डेफिनीशन। लास्ट में बस यही है कि पॉलिनॉमियल अगर चेक करना है, एक टर्म भी होगा तब भी पॉलिनॉमियल होगा, एक से ज़्यादा टर्म होंगे तब भी पॉलिनॉमियल होंगे, और हर टर्म में जो x की पावर है वो होनी चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? अगर आपको वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, सिर्फ 2 आपने लिख दिया, सिर्फ -7 लिख दिया, 13/12 लिख दिया, वेरिएबल उसमें नहीं है, तो उसमें x पे पावर 0 है, वेरिएबल पे पावर 0 है। इन्हें हम कहेंगे कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, सॉरी, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता है कोई, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, इनको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और अगर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो उस ग्रुप में 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, इसके साथ भी x नहीं है। तो 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जो 0 हो, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो है ही, लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया गया है 0 पॉलिनॉमियल। तो 0 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है जिसको 0 पॉलिनॉमियल कहते हैं।
अब जो टर्म होते हैं पॉलिनॉमियल के वो कैसे डिसाइड होते हैं, जब आप दो चीज़ों के बीच में, जैसे 2x हो गया और 7 हो गया, इनके बीच में अगर आप मल्टीप्लाई लगाते हो, फिर मल्टीप्लाई 2y, फिर मल्टीप्लाई 7z, और ऐसे करते करते पूरे अर्थ पे लिख डालते हो, पूरी धरती पे, तो इसको सिंगल टर्म ही माना जाएगा अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में है। ये 1000 हो, करोड़ हो, अगर आप मल्टीप्लाई के रूप में इनको लिखेंगे तो ये सिंगल टर्म है। 17 ABC x⁴ ये कितने टर्म हैं? ये सिंगल टर्म है, सिर्फ एक टर्म है। जब आप दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस लगाएंगे, जैसे आपने लिख दिया 2x प्लस लगा के लिख दिया 7, और अगर ये अनलाइक हैं, ये अनलाइक हैं, अनलाइक भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया 2x + 7x, तो 2x और 7x दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, ये सिंगल टर्म कहलाएगा। लेकिन जब दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन आप लगाएंगे तब टर्म की काउंटिंग शुरू होगी, तब टर्म की काउंटिंग शुरू होगी। तो ये हो जाएगा एक टर्म और ये हो जाएगा दूसरा टर्म, और ये कहलाएगा दो टर्म वाला पॉलिनॉमियल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि -2x सिंगल टर्म है कि दो टर्म है। यहाँ माइनस पहले लग गया है, ये सिंगल टर्म है। आप यहाँ 0 को एडजस्ट करके ये नहीं कह सकते हैं कि एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों के बीच में माइनस, तो ये दो टर्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो 2x + 7 दो टर्म है, -2x सिंगल टर्म है। तो पॉलिनॉमियल में टर्म की काउंटिंग करके पॉलिनॉमियल के नाम रखे गए हैं। जैसे मोनोमियल अगर सिंगल टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो उसको कहेंगे मोनोमियल, और अगर दो टर्म है, टर्म को काउंट करना आ गया आपको, दो टर्म है तो वो कहलाएगा बाइनॉमियल, और अगर 3 टर्म है तो वो कहलाएगा ट्राइनॉमियल, 4 टर्म है तो टेट्रानॉमियल। अब 3 से ज़्यादा को आप मल्टीनॉमियल कह देंगे। ये कैसा पॉलिनॉमियल? मल्टीनॉमियल पॉलिनॉमियल या मल्टीनॉमियल केवल। तो ये मोनोमियल है, बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है। ये जानकारियाँ आपको 9th क्लास में दी गई हैं, लेकिन हम आपको दोबारा बता रहे हैं, ये सोचकर कि 9th की नॉलेज को 0 कर दिया जाए। 9th की जो नॉलेज है वो मल्टीप्लाई बाई 0 करके हम 10th पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मल्टीप्लाई बाई 0 होना चाहिए। आप 9th की जानकारी रखिए, लेकिन सबको कवर करने के लिए, सारे स्टूडेंट को कवर करने के लिए हम ये मान कर चलते हैं कि किसी कारण से आप 9th नहीं पढ़ पाए हैं। नहीं तो पॉलिनॉमियल का डेफिनीशन 9th में है। पॉलिनॉमियल जो होता है, जीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, वेरिएबल पॉलिनॉमियल, वो सब 9th की चीज़ है। मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल भी। हम लोगों को स्टार्ट करना है डिग्री से, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल से हम लोगों को स्टार्ट करना है। लेकिन आज की वीडियो में पॉलिनॉमियल का डेफिनीशन बताया गया है, और बहुत हद तक ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए था कि अगर आपके पास अब पुरानी बुक है, तो सारे बच्चों के पास अब नया बुक ले लेते हैं बच्चे, तो उसमें वो रिड्यूस्ड सिलेबस जो था 30% वो निकाल दिया गया है। मतलब अब रिड्यूस्ड सिलेबस ही बुक में प्रिंट हो रहा है, इसलिए हम लोग रिड्यूस्ड सिलेबस ही पढ़ेंगे।
क्योंकि जिनके पास नई बुक है फिर वो समझ नहीं पाएंगे कि ये सर 2.3 पढ़ा रहे हैं, 2.3 तो बुक में है ही नहीं। 2.3 अगर रहता और ये होता इसको नहीं पढ़ना है तब पढ़ाते, नॉलेज के लिए पढ़ाते, लेकिन अब जब बुक में है ही नहीं तो फिर आप वही पढ़िए जो बुक में है। अब ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो जल्द ही हम लोग साइड बुक उठा लिया जाएगा और उससे पढ़ा जाएगा। पहले इतनी जानकारी लीजिए जितना एनसीईआरटी में है, पहले उतना पढ़िए। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं और पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है ये लेकर आपके सामने आएंगे अगली वीडियो में। तब तक ये वीडियो तैयार कीजिए, नोट्स बनाते रहिए।